प्रिय विद्यार्थियों, कल वाले वीडियो में आपने दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा के बारे में जाना। उसका पार्ट 2 आज देखते हैं। रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। तो दुर्खिम ने, जैसा कि कल बताया गया था आपको, कि अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में 6 अध्याय लिखे हैं। उनमें पहले अध्याय में सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सामाजिक तथ्य की परिभाषा और सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषताएं आप देख चुके हैं। अब अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में आगे चलकर दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी नेचुरल साइंसेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स में जैसे नेचुरल साइंसेज में फैक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से समाज शास्त्र में भी सोशल फैक्ट्स का अध्ययन किया जाना चाहिए। आपने समाज शास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य को माना है। भाई, समाज शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंदर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये अवधारणा दुर्खिम ने दी। ये एक कोटेशन दुर्खिम की प्रसिद्ध कोटेशन है, जो समाज शास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में उन्होंने दृढ़तापूर्वक ये बात कही। सामाजिक तथ्यों के वस्तुनिष्ठ और प्रमाणिक अध्ययन पर दुर्खिम ने हमेशा बल दिया, उस पर फोकस किया। और आपका ये मानना था कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन अथवा परीक्षण करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये प्रमुख नियम आपने इस चैप्टर में दिए हैं। पहला नियम है इस संबंध में, सामाजिक तथ्यों को वस्तु समझा जाए। ये ध्यान रहे, ये हम नियम, किस चीज के नियम देख रहे हैं? रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी दुर्खिम द्वारा दिए गए सामाजिक तथ्यों की अवधारणा में सामाजिक तथ्यों की अवलोकन अथवा प्रेक्षण के नियम। कौन कौन से नियम हैं? 4 प्रमुख नियम उन्होंने अपनी पुस्तक में बताए हैं। तो पहला जो नियम है वो है सामाजिक तथ्यों को वस्तु समझा जाए। कंसिडर सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स, जैसा प्राकृतिक विज्ञानों में हम थिंग्स बोलते हैं। कंसिडर सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के संबंध में इमाइल दुर्खिम ने पहला नियम ये बताया है कि सामाजिक तथ्यों पर वस्तुओं के रूप में विचार किया जाए। ये एक लाइन उन्होंने क्लियरली लिखी इसमें अपनी पुस्तक में, सामाजिक तथ्यों पर वस्तुओं के रूप में ही विचार किया जाए। ये नियम है। आपका ये भी मानना है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, तभी समाज शास्त्र में वस्तुपरक अध्ययन संभव हो पाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव स्टडी कब पॉसिबल होगी? जब हम सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानेंगे। वह सब जो दिया हुआ है, जो गिवन है, प्रदत्त है, वह सब जो दिया हुआ है, वह सब जिसका अवलोकन किया जा सकता है, उसमें एक वस्तु की विशेषताएं होती हैं। इसलिए जो गिवन फैक्ट्स हैं उनको सबको वस्तु माना जाए। ये था पहला नियम। दूसरा नियम दुर्खिम ने बताया है इस संबंध में, सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ ऑल प्री कंसेप्शन। सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। समाज वैज्ञानिकों को समाज का अध्ययन करते समय विषय वस्तु से संबंधित जितनी भी धारणाएं, जितनी भी मान्यताएं, पूर्वाग्रह और कल्पनाएं आदि शोधकर्ता के दिमाग में हैं, उनको सबको निकाल देना चाहिए। ये इसका दूसरा मुख्य नियम है। फिर से सुनिए इसको, जितनी भी धारणाएं, जितनी मान्यताएं, जितने पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस, जितनी अजम्पशंस हैं, जितनी कल्पनाएं हैं अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में, उन सब को निकाल देना चाहिए, उनसे फ्री होना चाहिए, तटस्थ रवैया। क्योंकि भावात्मक प्रकृति तथ्यों को समझने और उसकी व्याख्या करने की हमारी विधि को दूषित कर देती है।
और जो भावनात्मक लगाव अगर तथ्यों से होता है तो शोधकर्ता के द्वारा जो स्टडी की जाएगी वो ऑब्जेक्टिव स्टडी संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए ये दूसरा भी नियम ध्यान में रखना हमें, सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। तीसरा जो नियम है इस संबंध में वो है विषय सामग्री की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये क्लियर होना चाहिए कि क्या अवधारणा समस्या के रूप में क्या है और उसको परिभाषित करना पड़ता है पहले किस संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का तीसरा नियम है विषय वस्तु को परिभाषित करना। समाजशास्त्री जिस तथ्य और सामग्री का अवलोकन करना चाहता है उसकी सुनिश्चित, स्पष्ट और सीमित परिभाषा देनी पड़ती है और देनी चाहिए। सामाजिक शोधकर्ता को कोई भी अवधारणा जब अपने अध्ययन के लिए लेनी पड़ती है तो उसकी सुनिश्चित, स्पष्ट और सीमित परिभाषा देनी चाहिए, तभी वह वस्तुपरक अवलोकन कर पाएगा, तभी एक ऑब्जेक्टिव स्टडी संभव हो पाएगी। और चौथा नियम इस संबंध में दुर्खिम ने बताया है वैयक्तिक और सामाजिक तथ्यों की पृथकता। भाई वैयक्तिक और सामाजिक तथ्यों को अलग अलग करके देखना पड़ता है, अलग अलग देखना चाहिए, अलग अलग समझना चाहिए। सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्ट्स, ये चौथा नियम है, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्ट्स। इमाइल दुर्खिम के अनुसार जब जब समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की किसी व्यवस्था को अन्वेषण के लिए, अध्ययन के लिए स्वीकार करे तब तब उसका ये प्रयास होना चाहिए कि ऐसे पक्ष से विचार करे या इस प्रकार के इस पहलू से विचार करे जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से आज़ाद हो, व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हो, व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से अलग हो। जो आपकी इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन जो हैं, हमारे इंडिविजुअल जो विचार हैं, जो हमारे दिमाग में है, किसी चीज़ के बारे में धारणा बना लेना, जो एक व्यक्तिगत आइडियोलॉजी, एक विचारधारा विकसित हो जाती है हमारी कि इस संबंध में हमारे ये विचार हैं, तो वो साइंस में नहीं चलता है। व्यक्तिगत विचार जो है, कोई भी साइंस है, तो समाजशास्त्र को, चूंकि दुर्खिम ने जीवन पर्यंत समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में कोशिश की है, इसलिए इस संबंध में ये चौथा नियम है कि व्यक्तिक और सामाजिक तथ्यों को पृथक पृथक समझना चाहिए कि ये व्यक्तिगत विचार है लेकिन सामाजिक तथ्य के संदर्भ में देखना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टडी जो होती है उसमें व्यक्तिगत विचारों के लिए स्थान नहीं होता। तो दोनों तथ्यों को अलग अलग करना जरूरी है। इसके बाद ये 4 प्रमुख अवलोकन के नियम थे दुर्खिम के द्वारा जो दिए गए। उसके बाद उस पुस्तक का जो तीसरा जो पार्ट आता है, तीसरा अध्याय आता है सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम, रूल्स फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल फैक्ट्स। भाई 2 प्रकार के सामाजिक तथ्य बताता है दुर्खिम, एक नॉर्मल फैक्ट्स और पैथोलॉजिकल फैक्ट्स। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में, जो पद्धति शास्त्र की उनकी पुस्तक है, उसमें सिलसिलेवार हमने बताया था आपको शुरुआत में कि 6 अध्याय हैं, तो 6 के 6 अध्याय की हम इसमें व्याख्या करेंगे तब ये सिद्धांत पूरा होता है। तो तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया सामान्य तथ्य वो होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं और समाज के लिए उपयोगी होते हैं, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। और व्याधिकीय तथ्य वो होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं, अर्थात समाज के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये आपने देखा कि सामान्य जो तथ्य होगा वो उपयोगी होगा और समाज के लिए लाभदायक भी होगा और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त भी होगा, और व्याधिकीय जो तथ्य है वो समाज के प्रतिमानों और ढंग के विपरीत होगा और समाज के लिए हानिकारक भी होगा। अब इन दोनों तथ्यों में भेद करने के नियम, वे नॉर्मल फैक्ट्स और पैथोलॉजिकल फैक्ट्स में किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं, उस अंतर की भी 4 नियम दुर्खिम ने बताए हैं। इसमें व्यापकता के आधार पर अंतर कर सकते हैं। जो समाज में अधिकता के अंदर उपलब्ध है या विद्यमान है वह सामान्य तथ्य है, दैट इज नॉर्मल फैक्ट्स। जो व्यापक नहीं है
वो असामान्य तथ्य होता है, व्याधिपूर्ण तथ्य होता है। दूसरा नियम है उपयोगिता। जो सामान्य तथ्य जितना ज्यादा व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी होगा, यूजफुल होगा सोसाइटी के लिए। और दूसरी तरफ व्याधि के तथ्य या असामान्य तथ्य जो होगा वो उपयोगी नहीं होगा। तीसरा जो है घटनाक्रम विन्यास, जो इवेंट का सीक्वेंस, घटना कब घटी, घटनाक्रम विन्यास। दुर्खिम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि करना अनिवार्य है। अर्थात घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का अन्वेषण करना जरूरी होता है। वहां से आपको सामान्य तथ्यों और व्याधिक के तथ्यों में अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। चौथा इसमें नियम बताया उन्होंने, समाज के विकास का आधार। इस समाज में विकास किस हिसाब से है, कैसे, किस लेवल पर है। जिस समाज में जो सामाजिक तथ्य विद्यमान है उस समाज का विकास कितना हुआ है। दुर्खिम के अनुसार जब कोई तथ्य समाज के विकास के स्तर के अनुरूप है तो वह सामान्य तथ्य कहलाएगा। जो सोसाइटी की प्रगति में उसके डेवलपमेंट के अनुरूप है तो वो सामान्य तथ्य है। और अगर जो समाज के विकास और प्रगति के अनुरूप नहीं है तो वो व्याधिक के तथ्य कहलाएगा। तो ये कुछ प्रमुख रूप से 4 नियम उन्होंने बताए, सारांश रूप में बताया गया आपको कि व्यापकता, उपयोगिता, क्रमविन्यास और समाज के विकास का आधार, दीज आर 4 रूल्स हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा तथ्य सामान्य तथ्य है और कौन सा व्याधि के तथ्य है। इतना अवश्य है क्योंकि दुर्खिम समूहवादी विचारक थे और समाज को ही वास्तविक देवता मानते हैं। तो समाज में हमेशा सामान्य सामाजिक तथ्यों की प्रचुरता मिलती है और वही उपयोगी होते हैं। और जिस समाज में जितनी ज़्यादा मात्रा में सामान्य तथ्य होंगे वो समाज उतना प्रगतिशील समाज होगा, विकास समाज में होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है उस दुर्खिम की पुस्तक का चौथा अध्याय कह लीजिए, रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल टाइप्स, कि सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम। या इसको आप यूं समझ लीजिए सरल शब्दों में कि समाज के प्रकार, कि दुर्खिम कितने प्रकार के समाज बताता है। समाज में किस लेवल की सोसाइटीज हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में, कि सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम। अर्थात दूसरे शब्दों में भाई कितने प्रकार के समाज होते हैं। सरलता को इसका वर्गीकरण का आधार मानता है कि प्रारंभ में जब जनसंख्या बहुत थोड़ी थी इस धरती पर तो सरल समाज होते थे और सरल समाज धीरे धीरे जटिलता की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो सरलता को आधार मानते हुए दुर्खिम 4 प्रकार के समाज बताते हैं और सरलता को वर्गीकरण का आधार बताते हैं। उनका यह मानना है कि समाज की रचना कुछ अंगों से मिलकर के होती है। बहुत से अंग, बहुत सी यूनिट्स मिलकर के सोसाइटी को बनाती हैं और ये अंग जिस प्रकृति के होंगे उसी के अनुरूप समाज की प्रकृति बनती है और उसी के अनुरूप समाज की रचना होती है। इसको, इस थ्योरी को या इस पार्ट को दुर्खिम के जो इस पार्ट अवधारणा का जो सिद्धांत का जो पार्ट है इसको सोशल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, है ना। सामाजिक आकार की सोशल मॉर्फोलॉजी, कि समाज का आकार किस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सरल है। सरलता से जटिलता की तरफ समाज बढ़ता जाएगा। तो उसके आधार पर दुर्खिम ने समाजों के प्रकार बताए हैं कि समाज का लेवल क्या है। पहला है सरल समाज, ये सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी का उदाहरण दिया है दुर्खिम ने गोत्र समूह, जैसे मान लीजिए छोटा गोत्र समूह है गांव में कहीं, आत्मनिर्भर और पूर्ण इकाई होती है। जो सिंपल सोसाइटी है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। यानी सिंपल सोसाइटी में, सरल समाज में अपनी सभी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां के निवासी स्वयं करते हैं। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, निर्भर नहीं होते। तो ये एक स्वतंत्र इकाई है, संपूर्ण इकाई है और एक आत्मनिर्भर इकाई होती है। इसका उदाहरण दिया उन्होंने गोत्र समूह, क्लैन जो ग्रुप है, गोत्र जो है वो सरल समाज का उदाहरण है। दूसरा जो समाज बताया उन्होंने बहुखंडीय सरल समाज, सिंपल पॉलीमेंटल सोसाइटी।
सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी में बताया कई गोत्र समूह जब मिल जाते हैं तो एक उपजाति बनती है, और कई उपजातियां मिल जाती हैं जब एक जाति बनती है, और बहुत से जातियों के लोग जहां इकट्ठे रहते हैं वो एक गांव बनता है। इस प्रकार से इसको सरलता से जटिलता की तरफ ये विकसित होता हुआ दिखाया गया है कि बहुखंडीय सरल समाज में बहुत से सेगमेंट जुड़ते हैं। कौन कौन से सेगमेंट? किस चीज के? बहुत से कई प्रकार के सरल समाज, कई प्रकार के सिंपल सोसाइटी जब मिलकर के एक समूह बनाए तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, बहुखंडीय सरल समाज। इसका उदाहरण बताया उन्होंने उपजाति और जाति। अब इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी बताई है वो है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, सिंपल कंपाउंडेड सेगमेंटल सोसाइटी। साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, जब बहुत सारे बहुखंडीय सरल समाज मिलकर के और एक बड़ा समूह बनाते हैं तो वो समूह कहलाएगा साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। जो यानी कई प्रकार की उपजातियां मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? कबायली जनजातियां, जैसे उसने बताया ट्राइबल्स, ट्राइब्स जो हैं वो साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज का उदाहरण है। चौथा और अंतिम उन्होंने बताया इसमें दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, डबली कंपाउंडेड सेगमेंटल सोसाइटीज। ये विकास की उच्चतम श्रेणी है, और जब बहुत सारे सरल बहुखंडीय और साधारण मिश्रित समाज मिल जाते हैं और एक बहुत बड़े आकार का एक समाज बनता है, समूह बनता है, तो वो कहलाएगा दोहरा मिश्रित बहुखंडीय समाज या डबली कंपाउंडेड सेगमेंटल सोसाइटी। ये जो है आजकल के जो हम बड़े बड़े शहरों में जहाँ रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो बड़े बड़े नगर, औद्योगिक नगर, राज्यों की राजधानियाँ और महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज आदि, ये सब दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाजों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से समाज जो है सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, और समाजों का जो वर्गीकरण किया है दुर्खिम ने वो सरलता को आधार मान करके किया है। इस प्रकार से दुर्खिम के ये इसका चौथा चैप्टर इसके अंदर समाजों के प्रकार का था। अब शेष पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।